मेरे प्यारे विद्वान साथी, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक चलने वाला है इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। वैसे स्टूडेंट जो इंटर परीक्षा 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव का जबरदस्त सेशन लेकर के आ चुके हैं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 2025 में जो एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए, ओ शदानेरा, ओ शदानेरा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया। ये चैप्टर जो है आपका दरअसल ये निबंध है, ठीक है। क्योंकि अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, छठा चैप्टर बात की और सातवां चैप्टर आज का जो टॉपिक है वह सीपी चैप्टर सातवां पर हम लोग बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ओ सदानीरा। और ये गद खंड का भाग। हम लोग बुक दो तरह से पढ़ते हैं, एक गद खंड और एक पद खंड। पद खंड में, काव्य खंड में कविता हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं, और जबकि गद खंड में कहानी, निबंध, भाषण, ठीक है, ये तमाम तरह का चीज उसमें आता है। तो चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि पिछले वर्षों में जो पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं के आधार पर बात करेंगे। मतलब पिछले वर्ष में इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बने हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह से आपको देखने मिलेगा। एक पार्ट में जो मूल बातें हुई है वहां से क्वेश्चन, और दूसरा वो जो पाठ जो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर उससे क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर से क्या क्वेश्चन हो सकता, उसका परिचय से क्वेश्चन हो सकता है। उनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ था, उनकी कौन सी कृतियां हैं, कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से हुई, है कि नहीं। ये तमाम तरह का प्रश्न आपको जो है वो कवि परिचय में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर में जो बातें हुई हैं वहां से सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है ना। तो अभी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे ऑब्जेक्टिव पर। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, मेरे सभी शेर शेरनी। क्या मेरे बातों को आप सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर जा रही है? तो सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर देंगे अगर शेयर नहीं किए हैं, और जो न्यू बच्चे जुड़े हैं फटाफट पहले जा करके आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा हम इसमें बताना चाहेंगे। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा जो है वो किस नदी को, ओ सदा नीरा जिस नदी में हमेशा जल हो, ऐसे नदी को कहते हैं ओ सदा नीरा। अर्थात ओ सदा नीरा में किस नदी को आधार बना करके चर्चा किया गया है, तो वह है आपका गंडक नदी। कौन सा नदी है बाबू रे? गंडक नदी को आधार बना करके क्या किया गया है, चर्चा किया गया है ओ सदानीरा में, ठीक है। ओ सदानीरा आपका क्या है, उसकी विधा तो निबंध है, और उसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, ठीक है। और ओ सदानीरा, ठीक है, जो गंडक नदी को आधार बनाकर चर्चा किया गया है, तो गंडक नदी का जल सदियों से क्या होता है बाबू रे? सदियों से चंचल होता है कि नहीं। सदियों से उसका जल क्या होता था? चंचल होता है ना, ठीक है। और हमेशा जल ही जल रहता है, ठीक है, इसीलिए ओ सदानीरा नाम पड़ा उसका। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सी है? आपका ओ सदानीरा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर पर आपका सी राइट आंसर है। ओ सदानीरा इसकी रचना है आपका जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, ठीक है। ओ सदानीरा गंडक नदी को आधार बना के चर्चा किया गया है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है ओ सदानीरा कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदानेरा शीर्षक पाठ जो है वह किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदानेरा क्या है? आपका निबंध है। निबंध बोलिए या फिर ललित निबंध बोलिए, सुंदर निबंध बोलिए, कोमल निबंध बोलिए, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भी जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बाबू रे? करेक्ट आंसर जाएगा ओ सदानेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर जो है वह मूलतः क्या थे, मतलब वह क्या लिखे थे? तो वो निबंध लिखे थे ना, वो सदानेरा निबंध है ना। तो निबंध लिखे तो निबंधकार, कहानी लिखेंगे कहानीकार।
तो ओ सदा नीरा, ठीक है, निबंध है और इसकी रचनाकार जगदीश चंद्र निबंधकार हैं। पर ये आपका सही जवाब है, आप अभी आंसर राइट आंसर आएगा निबंधकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेज ठेकेदारों ने जो है किस चीज की खेती का विस्तार किया था? क्योंकि आपको पता है कि बिहार में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर के पठार से कुछ धांगर प्रजातियों को लेकर के आए थे, ताकि वह नील की खेती में क्या कर सके, काम कर सके, है ना। कम मजदूरी पर उसको लेकर के आते थे, क्योंकि पहले ही उसको एडवांस दे दिया जाता था, ठीक है, और जो है कि बहुत ज़्यादा खटवाया भी जाता था, ठीक है, पहले कर्ज दे दिया जाता था, तो जिसके कारण जो है वह उस पर काफ़ी अत्याचार होते थे नील्हे किसानों पर अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और वो कहाँ से आते थे? छोटा नागपुर के पटहार से। वो धांगर प्रजाति से। प्रश्न पूछेगा धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? धांगर उरांव जाति का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर होता है। कंप्लीट रूप से बोलिए तो भारे का मजदूर है ना। धांगर शब्द का अर्थ होता है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि धांगर शब्द का अर्थ बताइए, अर्थ बताइए, ठीक है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नील्हे किसानों पर, ठीक है, अंग्रेज क्या अत्याचार करते थे। तो नील्हे किसानों पर जो अंग्रेज अत्याचार करते थे, जानते हैं आप कि नील की खेती जो है अंग्रेज करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, रेट ज़्यादा होता था नील की खेती में। दरअसल किसानों के साथ ये समस्या ये थी कि अब जब वह नील की खेती करते थे तो कहीं ना कहीं उपजाऊ शक्ति, मिट्टी का जो दर है वो घट जाती थी। तो एक समय ऐसा होता होगा कि खेती क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। तो जिसकी वजह से किसानों को लगा कि अगर यही स्थिति रह जाएगा तो हमारा जमीन क्या हो जाएगी, जो है बंजर हो जाएगी, जिसके कारण जो है फिर हम अन्न को नहीं उपजा पाएंगे, ये संसार कैसे चलेगा। इसीलिए वह जो है कम मात्रा में खेती करते थे, ठीक है। लगभग आपको पता होगा 20 बीघा यानी कि सॉरी 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये नियम लागू कर दिया गया था, है ना, 3 कट्ठा। फिर भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती थी। ये भी मेरा 3 कट्ठा भूमि बर्बाद हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, है कि नहीं। रेट तो उस हिसाब से जो है कि समस्या ये भी था, ठीक है। तो चलो भाई रेट तो मिलता, रेट भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि लेने वाला भी कौन था? अंग्रेज था। क्योंकि वह पहले बोल दिया ठीक है करो, उपजाओ, नील की खेती करो, हम ले लेंगे, ठीक है। हम तो बोल दिए, अब के बाद ये है कि अब हम रेटे नहीं लगाए। अब लो, अब बताओ, हम तो बोले नील की खेती करें, हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, तो इसकी गारंटी नहीं कि हम किस रेट में लेंगे, किस दर को तय करेंगे। तो होशियार था अंग्रेज सब, बोला था नहीं ठीक है, हम बोले थे लेने के लिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेंगे, लेंगे, लेकिन रेट हम, उसको लगता था कि रेट कम दे रहा है, लेकिन हम बोले नहीं हम यही रेट देंगे। बोलेगा नहीं हम रेट कम देंगे तो कोई देगा सामान नहीं ना, बोलेगा नहीं हम यही रेट लगाएंगे भैया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आदमी लेता ही नहीं था, मजबूरन में उसी को देना पड़ता था। तो ये भी एक समस्याएं आती थी, उसको रेट भी ना मिलता था, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि एक तो भूमि बंजर होने की बात हो रही थी, और दूसरी तरफ उसको रेट भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वहां के एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। और आपको पता होगा गांधी जी का पहला सभ्यता चंपारण सभ्यता 1917 में, ठीक है। किसको, कौन बुलाए थे उसको? तो राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी कहाँ पहुंचे? तो चंपारण पहुंचे। और गांधी जी का ये पूर्ण सफल आंदोलन ही रहा, ताकि अंग्रेजों से ये मुक्ति मिल गया उन लोगों को, ठीक है। 3 गठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए बी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नील की खेती के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है राजा हरि सिंह देव को, ठीक है, राजा हरि सिंह देव और गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग जवाब देंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपका 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है बाबू रे। क्या होगा रे? ऑप्शन नंबर सी, 1300
25 इसके बीच चला था। और ये गया राजा हरि सिंह देव किस वंश के थे? कर्नाट वंश के थे। कर्नाट वंश के शासक राजा हरि सिंह देव वर्सेस गयासुद्दीन तुगलक के बीच लड़ाई हुई थी। कब? 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर कीजिएगा बाबू। ठीक है, हांगरों हांगर को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? हांगर जातियों को नील की खेती के सिलसिले में जो है वह लाया गया था। वो कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी हो जाएगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। पुंडलिक जी, अगला प्रश्न कर रहा है कि बताइए पुंडलिक जी कौन थे? तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, सबसे पहले लोग अगर शिक्षित होंगे उसको अपने अपना अधिकार का पता चले, क्योंकि शिक्षा ही है क्योंकि आपको हर एक चीजों का अधिकार देता है। बिना शिक्षा के बल पर आपको अधिकार नहीं मिल सकता। ठीक है, इसीलिए आज जितने भी देश विकसित हैं, कहीं ना कहीं उसके एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, इसी वजह से वो देश, वो जगह विकसित है। बात करते हैं अगर हम लोग अमेरिका, ब्रिटेन ये सब की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी अच्छे अच्छे विद्वान हुए, जितने भी अच्छे अच्छे वगैरह हुए, सब तो वही लोग हैं ना, चाहे वह न्यूटन हो, चाहे वह आइंस्टीन, है कि नहीं? तो कहने का मतलब वो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं एजुकेशन से रहा है कि नहीं? भारत में लोग अंधविश्वास में जीते, है कि नहीं? ये भी थोड़ा गलती है, क्योंकि यहाँ शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के लोग ये है एजुकेशन पर खर्च ही नहीं करना चाहते। एजुकेशन पर लोग खर्च ही नहीं करते हैं, इस वजह से, है ना? तो चलिए पुंडलिक जी, तो महात्मा गांधी ने बोला कि नहीं, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या स्कूल कॉलेजें होनी चाहिए? में आश्रम हुआ करते थे। आपको पता होगा भीतिहरवा आश्रम 3 आश्रम का निर्माण किए थे, जिसमें प्रमुख आश्रम भीतिहरवा आश्रम था। और उसी भीतिहरवा आश्रम में पुंडलिक जी को शिक्षक नियुक्त किए थे। उसकी दबंग आवाज थी, बलिष्ठ शरीर था, लोग डरते थे, अंग्रेज डरते थे, है कि नहीं? तो वह क्या थे? पुंडलिक जी कौन थे? एक शिक्षक थे, पैसे से वह क्या थे? एक शिक्षक थे, जो भीतिहरवा आश्रम में क्या करते थे? बच्चों को पढ़ाते। तो यहाँ शिक्षक होगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बताना है आपको, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की प्रकृति पर लिखी गई है? आपको पता होगा, नील विद्रोह पर कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ, है ना? तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र की बात हो रही है, किसकी संस्कृति सभ्यता की बात हो रही है। तो चंपारण की संस्कृति सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबूरे? डी राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में अब देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? वहां पर बाढ़ की जो समस्या हुई थी, बाढ़ का कारण क्या रहा होगा चंपारण में? तो बाढ़ का जो कारण रहा होगा, ठीक है, वह अत्यधिक वृक्षों की, जंगलों की कटाई, है ना? जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई से होता क्या है कि वो जो नदी के आसपास बगल में जो जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों की अंधाधुंध कटाई, क्योंकि जंगल मिट्टी को, जड़ें जो होती है, मतलब जड़ें जो होती है जंगल का, वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। अगर पकड़ के रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी का कटाव कम होगा, होगा लेकिन कम होगा, जल्दी होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जंगल रहेंगे नहीं, जंगलों की कटाई हो गई, जिसके कारण जो है कि चंपारण में बाढ़ का भी समस्या बढ़ गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा बाबूरे, जंगलों का काटना ये भी एक समस्या। माथुर जी, वही जगदीश चंद्र माथुर। देखिए माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए थे? माथुर जी को, जगदीश चंद्र माथुर को किस राज्य का शिक्षा नियुक्त किए थे, शिक्षा सचिव? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूरे, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बाबूरे? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है 12वीं सदी, क्या कह रहा बाबू रे, 12वीं सदी, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन रहा था, किस वर्ष वंश का शासन रहा था। तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो आपका जो होगा, आपको पता होगा हरिसिक देव किस वंश के शासक थे, नान्य देव ये सब कर्नाट वंश के शासक थे, इसीलिए हो जाएगा आपका कर्नाट वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, कौन सा नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है, आपको बताना है। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कोणार्क लिखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, कोणार्क, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपाधि माथुर जी को मिली है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सी उपाधि से उसको सम्मानित किया गया, कौन सा उपाधि मिला है उसको। तो आपको पता होगा कि विद्या वारिधि, विद्या वारिधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्या वारिधि उसको मिला था, किसको, तो जगदीश चंद्र माथुर को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, ठीक है, कि बताना है आपको माथुर, जगदीश चंद्र माथुर भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। जब जगदीश चंद्र माथुर भीतिहरवा पहुंचने पर, ठीक है, माथुर भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो 14 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर देंगे। तो बिल्कुल राइट आंसर है, पुंडलिक जी मिले थे, जो कि पैसे से बाबू क्या थे, एक शिक्षक थे, पैसे से क्या थे, एक शिक्षक थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पुंडलिक जी, इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुंडलिक जी ने, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है आपको पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी। तो 15 का आंसर बताना है, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर देंगे। 15 नंबर प्रश्न, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी है, ठीक है। तो आपको पता होगा हिंदी के क्षेत्र में कौन, तो आपका गांधी जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, गांधी जी, ठीक है। चलिए क्योंकि भितिहरवा आश्रम का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है आपको कि आम्रपाली या अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तथागत को आम्रपाली ने क्या सौंपा था। तो आम्र वन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है बाबू, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी आम्र वन, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, आम्र वन होगा, बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। मठ के जो महंत हैं, ठीक है, मठ के महंत गांधी जी को कहाँ पर शरण दिए थे। तो एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, कहाँ पर, महुए के पेड़ के नीचे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महुए के पेड़ के नीचे, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो 1917 में हुआ था आपका, कब बाबरे, 16 जुलाई, हाँ 16 जुलाई 1917 में हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन, आप सभी लोगों का ऑप्शन सही आ रहा है। आप लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बाबू, सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बोल ही दिए थे, 16 जुलाई 1917। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं।
अगला कह रहा है कि वैशाली महोत्सव, ठीक है, वैशाली वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही का बी राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, कौन सी कृति, ठीक है, कौन सी कृति माथुर जी नहीं है? कौन सा कृति, कौन सी रचनाएं आपका माथुर जी की नहीं है? ठीक है, तो रेशमी टाई नहीं है, बाकी बात मेरी बौसरी है, बंदी है, कोणार्क है, बोले ना कोणार्क माथुर की रचना है, आपका रेशमी टाई नहीं है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है आपको कौन सी कृति माथुर जी नहीं है। कौन सा कृति जो है आपका माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? ठीक है, चलिए, आपको पता होगा जानवर और जानवर है, जानवर और जानवर है, तो वो सही आंसर हो जाएगा, कहानी नहीं है, ठीक है, या यायावर रहेगा, याद है, लेकिन भोर का तारा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, भोर का तारा नहीं है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बोलते क्षण, यही बोलते क्षण से लिया गया है ओ सदा निरा, है ना, इसी बोलते क्षण से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। जैसे ओ सदा निरा कहाँ से लिया गया है, तो वही बोलते क्षण से ही लिया गया है ओ सदा निरा, ठीक है, और बोलते क्षण, अगर ओ सदा निरा निबंध है तो ओ सदा निरा बोलते क्षण से लिया गया, तो बोलते क्षण भी निबंध ही है, इसीलिए यहाँ पर आपका 22 का ए क्या हो जाएगा बाबू रे, निबंध हो जाए, ए इज राइट आंसर जाएगा आपका निबंध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, अगला कह रहा है ओ सदा नीरा, ठीक है, ओ सदा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा किसे नामित बना करके लिखा गया है? ठीक है, तो ओ सदा नीरा जो है आपका, वह गंडक नदी को आधार बना करके चर्चा किया गया है, जिसका जल सदियों से कैसा होता है, चंचल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, गंडक नदी को आधार बनाकर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कर्नाट वंश के राजा, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह का मुकाबला करना पड़ा था, बताए थे कर्नाट वंश का राजा थे हरि सिंह। क्या कर्नाट वंश की स्थापना नान्य देव ने किया, किसने किया था बाबू रे, नान्य देव ने किया था, ठीक है, और इसके साथ मुकाबला किया था गयासुद्दीन तुगलक के साथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण, बताना है आपको चंपारण धांगर कहाँ से आए थे? चंपारण में जो धांगर जाति के लोग हैं वह कहाँ से आए थे? तो वह छोटा नागपुर पठार झारखंड से आए थे, ठीक है, जिसको धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर के बीच राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी चंपारण, गांधी जी चंपारण कब आए थे? ठीक है, आपको बताना है गांधी जी चंपारण कब आए थे। चंपारण जो आए थे तो 17 में आए थे, है ना, तो 26 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1917 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर, ठीक है, 17। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, अगला कह रहा है तीन गठिया प्रथा, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब आ जाना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, तीन कठिया क्या होगा, तीन कठिया प्रथा का संबंध, देखिए बाबू, तीन कठिया प्रथा का जो संबंध है वह किससे है, नील से है, नील की खेती के सिलसिले से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी
राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती का सिलसिले। डी इज राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंगई नदी पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो भिकना थोरी तक जाती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिकना थोड़ी तक जाती है पंडई नदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है बाबू रे, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है ब्राज कहाँ बन रहा था? ठीक है, ब्राज कहाँ बन रहा था, 29 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, कि ब्राज जो है वह कहाँ बन रहा था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भैंसला लोटन में, भैंसा लोटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या जवाब आ रहा है? डी आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि थारन शब्द किस शब्द से हुई है? थारन जो है थारवों की कला, राजस्थान का देन है थारवों की कला, तो वो थार शब्द से हुई है। थारन शब्द कहाँ से हुई है? थार से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, क्या होगा? थार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का रहा है अगला, कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो आपको पता होगा ये चैप्टर जो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही, तो यही किए थे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, ओ मेरे सपने। देखिए ये तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ही, लेकिन इस रचना में आपको बताना है कि क्या उपन्यास है, क्या नाटक है। तो ये जो है आपका क्या है, आपको ये बताना है कि कौन उपन्यास है कि कौन नाटक है। ओ मेरे सपने, ओ मेरे सपने जो है आपका वह आपको पता होगा कि एक नाटक। ठीक है, नाटक एक अंकियों का संग्रह ही नाटक कहलाता है, जिसमें कई सारे पात्र होते हैं ना। नाटक जब होती है तो कई सारे पात्र होते हैं, नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला कह रहा है ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा किसके द्वारा लिखा गया है? ओ सदा नीरा आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू? बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही कोणार्क जो जगदीश चंद्र माथुर की कृति है, कह रहा है कि कोणार्क, ठीक है, कोणार्क के नाटककार कौन? कोणार्क के नाटककार कौन? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, जगदीश चंद्र माथुर ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न कर रहा है 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार जो है वह कौन है? 10 तस्वीरें किसकी रचना है? 10 तस्वीरें जो है आपका वह बिल्कुल यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या और बी राइट आंसर आएगा। राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अगला, गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? ठीक है,
गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, 2500 वर्ष पहले। ठीक है, तो नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजा हरि सिंह देव किसका मुकाबला करना पड़ा? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? ठीक है, किससे लड़ाई हुई थी, विवाद हुई थी? तो राजा हरि सिंह देव को जो है गयासुद्दीन तुगलक से हुई थी। आप लोगों का भी आंसर सही है, राइट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, आगे नीचे आंसर दिया गया, तो ये आंसर आपको जो है काम इसीलिए आएगा कि जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं जानेंगे वो आप आंसर से देख करके समझ सकते। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप बार बार वीडियो को देखने के लिए जाइएगा, तो वहाँ से आप समझ का टाइम बर्बाद होगा। जो है कि इसमें चाहेंगे कि आप लोग को जो है ये पीडीएफ ये ले लीजिए, और ये पीडीएफ लेने के लिए करना है, मैसेज करना है अपना और जिला का नाम। ठीक है, इस नंबर पर 572549, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, नीरज सर KTR। इंस्टाग्राम पर जो नहीं जुड़े, इंस्टाग्राम पर जुड़ के फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जुड़ करके वो फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आप तमाम विद्वान साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चलिए आप सभी लोग बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ। इसमें क्या लिखना है? नाम, जिला और क्लास का नाम लिख के आप क्या कर दीजिएगा बाबू, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और अभी हम लोग कुल कितना प्रश्न पढ़े हैं बाबू रे? अभी हम लोग कुल पढ़े हैं 37 तक, 37 क्वेश्चन पढ़े। अब बताइए आप लोग का 37 में से कितना सही हुआ, एकदम आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जिसका तैयारी 30 प्लस है, तो समझिए जिसका 30 प्लस सही है उसकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे जिसका कम है उसका ठीक ठाक है, और आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, और आप जितना तैयारी करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? ठीक है, आपको पता होगा, मैं जुड़ना होगा, लाइव क्लास करना डेली 7:30 बजे। कितना बजे? 7:30 PM डेली लाइव क्लास होती है। आप लोग अवश्य क्या करें, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए आप तमाम विद्वान साथियों को धन्यवाद, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए सेशन को। अभी आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर। ठीक है, ठीक है।